हेलो एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हमने कहाँ कहाँ पर किया था। एक तो हमें जब भी किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, एसआई को जैसे हमने सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा हमने देखा था कि किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना, ये बताना कि जो दिया गया फॉर्मूला है वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। अब तीसरा, अगर वो फॉर्मूला रॉन्ग है तो उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये पता होना चाहिए हमें कि वो फॉर्मूला किन किन क्वांटिटीज से मिलकर बना है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो रिलेशन था वी, जी, एम और आर के बीच में वो गलत दिया हुआ था। अब हम उसको सही तरीके से डिराइव करेंगे कि वो एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा वेलोसिटी का। तो क्वेश्चन है डिराइव फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी using g, m, r, where g is the gravitational constant, m is the mass and r is the radius। इसका स्टेप फर्स्ट होगा, जो भी क्वांटिटी दी हुई है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें डिराइव करना है हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है v, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g और उसकी पावर हमने जैसे सबसे पहले g दिया हुआ तो उसकी पावर हमने a ली। फिर दिया हुआ है m, तो m की पावर हमने ली b। फिर है r की पावर हमने ली c। अगर इसके बाद कोई और टर्म भी होती तो हम इसी तरह से उनकी पावर भी a b c d e f की टर्म में लिख लेंगे। तो ये तो फर्स्ट स्टेप, कभी भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो फर्स्ट स्टेप होगा जिसका भी फॉर्मूला हमें डिराइव करना है उसके डायरेक्टली में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं हम उनकी पावर लिख लेंगे। अब स्टेप सेकंड के अंदर हम दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे हर एक क्वांटिटी का। जैसे इस साइड वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 L1 t-1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हम अपने लास्ट लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं, m-1 L3 t-2 और g की पावर कितनी है a, तो हमने g की पावर लिखी a। फिर है m क्या है मास, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L0 t0 और उसकी पावर b। उसके बाद है रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 L1 t0 और उसकी पावर है c। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिख लिया, जो भी क्वांटिटीज ऊपर दी हुई थी फर्स्ट स्टेप के अंदर उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लिए। अब हम स्टेप थर्ड के अंदर जाएंगे। स्टेप थर्ड की बजाय इसको स्टेप सेकंड में ही इंक्लूड करो। हमने क्या किया है, सिर्फ इसकी जो m की टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लिया। जैसे यहाँ पे m की टर्म टोटल कितनी आ गई, देखो m की पावर -1 और उसकी पावर a, तो यहाँ पे इसकी m की पावर आ गई -a। यहाँ पे m की पावर 1 और उसकी पावर b, तो यहाँ पे आ गई +b। यहाँ पे m की पावर 0 और उसकी पावर c, तो ये क्या हो जाएगी 0 × c 0। तो m की पावर टोटल आ गई a - b। इसी तरह हम l के लिए लिखेंगे, l की पावर क्यूब और उसकी a, तो यहाँ पे कितनी होगी l की पावर 3a। l की पावर 0 और b, तो कितना हो गया 0। l की पावर 1 और c, तो यहाँ पे कितना आ गया l की पावर c हमने ऐड कर दिया। इसी तरह टाइम की पावर -2 और 0 -2a, यहाँ पे 0 है तो t की पावर 0, यहाँ पे भी 0 है तो t की पावर टोटल 0। अब हमने क्या किया, इसके दोनों साइड सिर्फ हमने m, l और t की पावर को इकट्ठा कर लिया कि जितने भी टोटल m की पावर है हमने उनको एक ही जगह लिख दिया। अब हम देखेंगे स्टेप थर्ड के अंदर क्या होगा, कंपेयर कंपेयरिंग बोथ साइड्स। किसको कंपेयर करेंगे हम, पावर को। कंपेयर द पावर इन बोथ साइड की जो पावर्स हैं हम उनको कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि ये जो क्वांटिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स इक्वल आ गई, तो m की पावर जितनी यहाँ पर होगी उतनी ही यहाँ पर होगी, तभी तो ये टर्म है वो इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे m की पावर कितनी है 0, बट यहाँ पे m की पावर कितनी है -a + b। तो ये दोनों टर्म्स तब इक्वल होंगी जब इसकी पावर और इसकी पावर इक्वल होगी। तो a - b किसके इक्वल आ गया 0, यहाँ से b = आ गया a।
तो यहाँ से हमें पता चल गया ए और बी क्या है, आपस में इक्वल है। फिर हमने कंपेयर किया एल की पावर, यहाँ पे एल की पावर है 1, यहाँ पे एल की पावर है 3a प्लस c, तो यहाँ पे हम इसको अभी के लिए एज इट इज छोड़ेंगे। फिर t की पावर को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे t की पावर है -1 और यहाँ पे t की पावर है -2, a माइनस से माइनस कैंसिल, a की पावर आ गई 1/2, तो यहाँ से देखो a की पावर हमारे पास आती है 1/2, a की पावर 1/2 है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, b भी कितना आ गया 1/2। अब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, यहाँ से पुट करो 1 = 3, a की वैल्यू 1/2 प्लस c, यहाँ से हम c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा, हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 3 × 1/2 कितना हो गया 3/2 प्लस c = 1, 3/2 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना आ गया 1 - 3/2 = c, तो c की पावर यहाँ से कितनी आ गई -1/2, तो c की पावर = -1/2। तो इस तरह हमने थर्ड स्टेप में क्या निकाल लिया, यहाँ पर c की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब दोबारा से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। स्टेप फर्स्ट के अंदर हमें क्या करना है, जिस भी चीज़ का, जिस भी क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो, जो जो टर्म्स दी हुई हैं। जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या v का फॉर्मूला डिराइव करो यूजिंग दिस टर्म, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाएंगे और उन सभी की पावर a b c लिखेंगे। स्टेप सेकंड के अंदर सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के सभी को एक पावर, जो सभी की पावर है वो इकट्ठी कर लेंगे, वो आ गया स्टेप सेकंड। स्टेप थर्ड के अंदर हमने दोनों साइड्स को कंपेयर किया, दोनों साइड्स कंपेयर करने के बाद हमने क्या किया है, ए बी सी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ये तो थे इसके 3 स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो ये हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, बी की वैल्यू निकाल ली है और सी की वैल्यू निकाल ली है, उसको हम स्टेप फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। अब स्टेप 4 के अंदर देखो जी, ए की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2, एम की पावर कितनी है बी की वैल्यू कितनी है 1/2, आर की पावर कितनी है सी, और सी की वैल्यू हमने निकाली है -1/2। जो वैल्यू हमने ए बी सी की निकाली थी उसको डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने पुट किया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एम, इसकी पावर 1/2 और r की पावर -1/2 है, तो r को नीचे ले जाएंगे, इसकी पावर कितनी होगी, नीचे जाके r की पावर भी 1/2। यहाँ से क्या आ गया, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g m/r, क्योंकि g m और r तीनों की पावर कितनी है 1/2 है, तो हमने इसको इकट्ठा लिख लिया। अब ये है हमारे पास एक्यूरेट फॉर्मूला। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि क्या फॉर्मूला दिया हुआ था, g m r दिया हुआ था, जिसको हमने चेक करके ये बताया था कि ये जो फॉर्मूला है वो गलत है। अब ठीक फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट फॉर्मूला होगा ये वाला। ये इस तरह से हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके निकाल दिया। बट यहाँ पे जो डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है वो क्या है कि ये कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। जैसे ये हमने फॉर्मूला बना दिया, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है √2 ऑफ g m/r। ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला जो 100% करेक्ट है। अब हमने ये तो निकाल दिया, लेकिन इस 2 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, और यही डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन है। अब डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है कि ये फॉर्मूले के अंदर कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म आ रही है तो ये उस कांस्टेंट टर्म को इंक्लूड नहीं कर सकते, उस कांस्टेंट टर्म को कैलकुलेट नहीं कर सकता है। तो ये थी डायमेंशनल एनालिसिस और उसके 3 यूजेस। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड यूज का मतलब कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में दिया हुआ कि ये एक पेंडुलम है। अब हमें पता है पेंडुलम क्या करता है, स्विंग करता है। ऐसे हमने अगर रख दिया तो एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, तो इस तरह ये स्विंग करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है कि कितने टाइम के अंदर ये अपनी रोटेशन को कंप्लीट करेगा, वो टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। इन्होंने क्या बोला है कि जो टाइम पीरियड है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब के ऊपर, और किन टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है उस लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा, और
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। अब ये चार टर्म दिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल बोल दिया कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है इन चार फैक्टर्स के ऊपर। अब इस पॉइंट का यूज करके हमें इस पेंडुलम का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, टाइम पीरियड निकालना है कि ये जो अपना रोटेशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। हमारे पास सिर्फ ये है कि ये जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा मास, लेंथ, एक्सेलरेशन और थीटा के ऊपर। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप में देखो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है, टाइम का। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास, तो इसकी पावर को मान लो a। उसके बाद लेंथ की पावर को मान लिया b। उसके बाद है g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी पावर हमने ली c। और उसके बाद है थीटा की पावर को हमने क्या माना, d। बट जो एंगल होता है वो तो कांस्टेंट होता है, एंगल का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। इसलिए हम थीटा को यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थीटा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, 0। अब हम लिखते हैं सेकेंड स्टेप के अंदर क्या, दोनों साइड इसके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखो। इस साइड क्या आएगा, m0 L0 t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इक्वल टू। अगर हम इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा k, तो हम रख ही लेते कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है k। उसके बाद ये क्या है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L0 t0 और उसकी पावर a। उसके बाद है लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L1 t की पावर 0 और p। उसके बाद है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L t - 2 और उसकी पावर c, m0 L t - 2 और उसकी पावर c। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड पावर को कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर तो सारी पावर पहले से ही ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो m की टोटल पावर कितनी हो गई, 1, m की पावर 1 और उसकी पावर a, तो m की पावर a। m की पावर 0 और उसकी पावर b, तो 0 ही होगी। m की पावर 0 और c 0, तो मीन्स टोटल m की पावर कितनी है, सिर्फ a। यहाँ पे देखो l की पावर 0 है तो 0, l की पावर 1 और l की पावर b, तो टोटल पावर हो गई l की b। यहाँ पे l की पावर 1 और उसकी पावर c, तो l की पावर c और l b मल्टीप्लाई बाई l c, क्या लिखते हैं हम, l की पावर b प्लस c। मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेस सेम होता है तो उसकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं। अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, दोनों साइड पावर को हम कंपेयर करेंगे। उससे पहले t की पावर और लिख लेते हैं, t की पावर 0 a, तो यहाँ पे 0 हो गया, t की पावर 0 b 0। यहाँ पे t की पावर -2c, तो कितना हो गया, -2c। अब कंपेयर करेंगे तो m की पावर 0 और यहाँ पे m की पावर 1 a, तो a = 0। यहाँ पे l की पावर b प्लस c और यहाँ पे l की पावर कितनी है, 0, तो b प्लस c किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। और यहाँ से हमारे पास आ गया b = -c। उसके बाद t की पावर, यहाँ पे t की पावर है -2c, तो -2c और यहाँ पे t की पावर है 1, तो यहाँ से क्या पता चल गया, c = -1/2। c = -1/2 है। यहाँ से हमें पता है b किसके इक्वल लगता है, -c के, तो b = -1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे ही हम पावर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाएगी और उन a b c की वैल्यू को हमें कहाँ पर पुट करना है, स्टेप फर्स्ट के अंदर। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, t = k m, a की पावर हमने कितनी निकाल ली थी, 0, l की पावर b और b की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी, 1/2, g की पावर c और c की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी, -1/2। यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। अगर पावर 0 तो ये तो क्या होगा, कोई भी टर्म है अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल हो जाती है, हमेशा 1 के इक्वल। अगर हम
10,000 की पावर 0 कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ गया, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2 है, तो g की पावर को हम कहाँ पर ले जाएंगे, नीचे। तो यहाँ पे आ गया t इज इक्वल टू k √l/g। अब ये k क्यों आया, k का मतलब क्या है कि कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगी। जैसे हमें पता है टाइम पीरियड का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है 2π√l/g, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला जो 100% करेक्ट है। लेकिन जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसमें ये क्या आ गया, k आ गया। तो मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस की ये लिमिटेशन है कि वो कांस्टेंट टर्म नहीं बताएगी कि फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट टर्म भी आएगी या नहीं आएगी। तो ये k हमने रखा है क्योंकि k रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगी और जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, 2π। तो इस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम 3rd चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एरर्स कैसे निकालते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं।